एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 7 आरबीएसई सीबीएसई के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 3 हिमालय की बेटियां तथा साथ ही देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हिमालय की बेटियां नागार्जुन जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध निबंध है। लेखक प्रस्तुत निबंध में नदियों के प्रति अपार श्रद्धा व आदर भाव प्रकट करता है। वह इन नदियों को माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। वह आश्चर्य प्रकट करता है कि कैसे दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलज मैदानों में उतरकर विशाल हो जाती हैं। वे अपने महान पिता के विराट प्रेम पाकर भी यदि इनका हृदय अतृप्त है तो कौन वह होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अधिकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं आदि हैं। खेलते खेलते ये दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातों को याद करने का मौका मिल जाता होगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलज, चेनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं जो हिमालय की ही बेटियां हैं। हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में नदी बनकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। लेखक के ख्याल में आता है कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये नदियां कैसे खेल खेला करती हैं। यह दृश्य पहाड़ी लोगों को भले ही आकर्षित न करे, लेकिन लेखक को हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कोई झिझक नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में कालिदास ने अपने काव्य में विरही यक्ष का जो वर्णन किया है उसमें मेघदूत में कहा गया है कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। कालिदास को भी इन नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। लेखक इन नदियों को हिमालय की बेटियां कहना अधिक पसंद करता है। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। लेखक का मन जब उचट जाता है तो वह तिब्बत में सतलज के किनारे जाकर बैठ जाता है। दोपहर के समय पैर लटकाकर वह पानी में बैठ जाता है। थोड़ी देर में प्रगतिशील जल ने असर कर मन को तरोताजा कर दिया और कवि गीत गुनगुनाने लगता है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य, जिसमें सबसे पहले है लेख से। क्वेश्चन फर्स्ट है, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है, नदियों को मां स्वरूप मानना हमारी पुरानी परंपरा है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियां, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है। आंसर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच से अन्य दो छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर बनी हैं। ये नदियां सुंदर एवं लुभावनी लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। आंसर है, जल ही जीवन है। ये नदियां हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। ये नदियां लोगों के लिए कल्याणी एवं माता के समान पवित्र हैं। इन
नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती बाड़ी करना शुरू किया। इसके अलावा ये नदियां गांवों और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जाती रही हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव की आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु, पक्षी, पेड़, पौधों आदि के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार नदियां हमारे लिए कल्याणकारी हैं। यही कारण है कि काका कालेलकर ने उन्हें लोक माता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? आंसर देखते हैं। आंसर है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। नेक्स्ट पार्ट है लेख से आगे, जिसमें क्वेश्चन 1st है, नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2nd है, गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। तो हम देखेंगे कविता हिमालय। मेरे नखपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत, मेरे जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नखपति मेरे विशाल, युग युग अजय निबंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहा, युग से किस्मई माँ कवितान, कैसी अखंड यह चीर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नखपति मेरे विशाल, ओ मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तो कर त्रिगुण मेष, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल, है तड़प रहा पद पर स्वदेश, सुख सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना की अमीय धारे, जिस पुष्प भूमि की ओर बही, तेरी विगलित करुणा उदार, मेरे नखपति मेरे विशाल। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। उपरोक्त कविता की तुलना यदि नागार्जुन द्वारा लिखित निबंध से करें तो हम पाते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता में हिमालय की विशालता का वर्णन किया है। इस कविता में दर्शाया गया है कि हिमालय का भारतवासियों से प्राचीन काल से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। भारत धरती का मुकुट हिमालय पर्वत अपनी जड़ों को पाताल तक ले जाए हुए है। उसके धवल शिखर आकाश का चुंबन करते हैं। यहाँ कवि दिनकर ने हिमालय को प्राचीन काल से समाधि में लीन होकर किसी समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया है। वहीं लेखक नागार्जुन ने अपने निबंध में हिमालय का वर्णन नदियों के पिता के रूप में किया है, जो अपनी बेटियों के लिए परेशान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd है, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या परिवर्तन हुआ है? चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है 1947 के बाद से आज तक नदियां उसी प्रकार हिमालय से बह रही हैं, लेकिन अब हिमालय से निकलने वाली नदियां प्रदूषण का शिकार हो चुकी हैं। अब जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक क्रांति, मानवीय तथा प्रशासकीय उपेक्षा के कारण नदी के जल की गुणवत्ता में भी भारी कमी आई है। निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जगह जगह बांध बनाने के कारण जल प्रवाह में न्यूनता हो गई, जो कि मानव अहितकारी है। गंगा जल की पवित्रता समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है।
आंसर देखते हैं। आंसर है हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं, इसलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा। नेक्स्ट पार्ट है अनुमान और कल्पना, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। आंसर है, लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है क्योंकि हिमालय नदियों का उद्गम स्थल है, पर हम उन्हें मां समान ही कहना चाहेंगे क्योंकि वे हमें तथा धरती को जल प्रदान करती है। हमारी प्यास बुझाने के साथ साथ खेतों की भी प्यास बुझाती है। एक सच्ची माँ एवं मित्र के रूप में नदियाँ हमारी सदैव हितैषी रही हैं और उन्होंने भलाई की है। नदियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रयास तो कर रही है, पर वे अपर्याप्त हैं। उनमें दिखावा अधिक है और वास्तविकता कम है। अभी तक उनमें गिरने वाले कारखाने के कचरे को रोका नहीं जा सका है। फिर भी नदियों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में कई योजनाएं बनाई जाती रही हैं, जो निम्न हैं। नदियों के जल को प्रदूषण से बचाना, बहाव को सही दिशा देना, अधिक नहरों के निर्माण पर रोक लगाना, जल का कटाव रोकना, नदियों की सफाई की उचित व्यवस्था करना आदि हैं। परंतु आज इस बात की आवश्यकता है कि शीघ्रता से इन योजनाओं को लागू कर दिया जाए। नदियों की सफाई की उचित व्यवस्था की जाए, उनमें कचरे फेंकने पर रोक लगाई जाए, कल कारखानों से निकलने वाले दूषित जल, रसायन तथा शव प्रवाहित करने पर रोक लगाई जाए। अतः नदियों की पवित्रता बनाए रखने के लिए जन चेतना जगानी होगी। सरकार को भी कड़े उपाय करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। आंसर में देखते हैं। सभी विद्यार्थी मिलकर चर्चा कीजिए। चर्चा हेतु संकेत बिंदु। फर्स्ट है जल प्राप्ति, सेकंड है बांध बनाना, थर्ड है वर्षा में सहायक, फोर्थ है सिंचाई में सहायक, फिफ्थ है आवागमन हेतु सहायक एंड सिक्स है बिजली बनाना। नदियां हमारे जीवन का आधार है। बर्फीले पहाड़ों से अस्तित्व पाकर धरती के धरातल पर बहती हुई नदियां अपना सुधा रस रूपी जल असंख्य प्राणियों को प्रदान करती है। प्राणी मात्र की प्यास बुझाने के अतिरिक्त नदियां धरती को उपजाऊ बनाती है, आवागमन का साधन है। इन पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। हमारे अधिकतर तीर्थ स्थल भी नदियों के किनारे बसे हैं। इसी कारण नदियां पूजनीय भी हैं। नदियों से हमें धरती हेतु उपजाऊ पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये वनों को सींचती है, वर्षा लाने में सहायक होती है। अनगिनत जीव इनसे जीवन पाते हैं। नदियों के किनारे गांवों को बसेरा पाया जाता है। गांव के लोग अपनी छोटी बड़ी सभी आवश्यकताएं जैसे सिंचाई करने, पानी पीने, कपड़े धोने, नहाने, जानवरों हेतु नदियों का जल ही प्रयोग करते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि नदियां हमारी संस्कृति की पहचान है। इन्हें दूषित नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा जीवन इन्हीं पर निर्भर है। नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की है। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण है कै संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। खे माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। आंसर देखते हैं अन्य पाठों से। पहला वाक्य है, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। सेकंड सेंटेंस है, उन्होंने
संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। थर्ड है, सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक स्वर गली भर के मकानों में उस ओर तक लहराया हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता है। फोर्थ है, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। फिफ्थ है, यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी माजोरी के लिए ही कही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती है। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं जैसे के, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। खे, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। पाठ से इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए। आंसर है, फर्स्ट सेंटेंस है, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। सेकंड है, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। थर्ड है, बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेल करती है। फोर्थ है, हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। जैसे विशेषण मूसलाधार, विशेष्य होगा वर्षा। ऐसे ही अन्य देखते हैं। सबसे पहले है संभ्रांत, जो कि एक विशेषण है, इसका विशेष्य होगा महिला। नेक्स्ट है समतल, जिसका विशेष्य होगा आंगन। मूसलाधार, जिसका हमें वर्षा दे ही रखा है। नेक्स्ट है चंचल, जिसका विशेष्य होगा नदियां। विशेषण अगला है घना, जिसका विशेष्य होगा जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है, जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग हुआ है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम में लिखिए। आंसर देखते हैं। छोटी बड़ी, छोटी और बड़ी, भाव भंगी, भाव और भंगी, माँ बाप, माँ और बाप। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए, जैसे नदी दीन, भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। तब, जिसका उल्टा हुआ पद, भाववाचक संज्ञा। राज, जिसका उल्टा शब्द है जरा, भाववाचक संज्ञा। नव, उल्टा शब्द है इसका वन, जातिवाचक संज्ञा। गल, जिसका उल्टा होगा लग, भाववाचक संज्ञा। राम, जिसका उल्टा शब्द होगा मरा, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वैत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। तो हमें यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका हमें दूसरा रूप बताना है। आंसर देखते हैं। शतलुज, जिसका दूसरा रूप है शतद्रुम। रोपड़, जिसका दूसरा रूप है रूपपुर। झेलम, जिसका दूसरा रूप है वितस्ता। चिनाब, जिसका दूसरा रूप है विपाशा। अजमेर, जिसका दूसरा रूप है अजयमेरू। बनारस, जिसका दूसरा रूप है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपर्युक्त पंक्ति में
ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं, जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। आंसर देखते हैं। वाक्य है, बापू को कौन नहीं जानता। विश्लेषण है, हर कोई बापू को जानता है। ख, उन्हें शायद ही इस घटना की जानकारी हो। इसका विश्लेषण इस प्रकार होगा, शायद उन्हें घटना की जानकारी न हो। अगला ग है, वह शायद ही तुम्हें देख सके। विश्लेषण इस प्रकार होगा, वह शायद तुम्हें न देख सके। घ वाक्य है, वे लोग शायद ही उधर खेलें। विश्लेषण होगा, वे लोग शायद उधर न खेलें। तो ये था पूरा चैप्टर हिमालय की बेटियां, जिसे मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट समझाया है आपको। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।